आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर बसपा के खिलाफ कई दिन से घमासान मचा हुआ है। इसी संदर्भ में 23 मार्च को न्याय चक्र यानी एनसीटीवी ने अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पर भी इसका वीडियो पब्लिश किया था। उसके बाद बसपा में धमा चौकड़ी मचना शुरू हो गई। बसपा में भूचाल मचने के बाद सुगबुगाहट होने लगी है राजनीतिक गलियारों में कि शायद कुछ पुराने लोग बसपा में शामिल हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आ रहा है कि वो बहुत जल्दी ही कांग्रेस को छोड़कर फिर बसपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने दिल्ली में मायावती से मुलाकात भी की। तो आपको बता दें कि चाहे कितना भी बदल जाए ज़माने का चाल चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। इसी संदर्भ में बसपा भी एक्टिव नजर आई। बसपा पे एक्टिव इसलिए नजर आई क्योंकि 14 अप्रैल को अलवर में रैली होगी और 13 किलोमीटर सड़क पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आकाश पद यात्रा करेंगे, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिससे पार्टी के युवाओं में उत्साह है और एक नई उम्मीद जगी भी है। दूसरी ओर आकाश आनंद एक पढ़े लिखे युवा हैं। हालांकि उनको गांव से और गली तक का अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब वो पैदल यात्रा करेंगे तब गांव और गली में जाएंगे तो उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। तो ये क्रम अब चलने लगा है। तो आपको बता दें कि आखिर बसपा के साथ ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो बैक फुट पे आई और उसका धरातल खिसकता नजर आया। मायावती की बहुजन वैचारिक की उत्थान से अवसान तक का सफ़र, ये एक साहित्यकार हैं जिनका नाम सुभाष चंद्र कुशवाहा है और इतिहासकार भी है। उन्होंने एक लेख लिखा है जो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी ज़ोर शोर से वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि कुशवाहा जी क्या लिखते हैं कि मायावती ने अपनी चिरपरिचित शैली में बसपा के 2 कद्दावर नेताओं को एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसमें पार्टी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा, पूर्व पार्टी अध्यक्ष रामचंद्र राजभर, इनको सबको 3 जून को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। ऐसा करते समय निष्कासन का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया था, मात्र यह आरोपित कर दिया गया था कि पंचायत चुनाव में दोनों ने पार्टी विरोधी काम किया है। बेदम आरोप, क्योंकि इनके पर कतलने की तस्वीर तो काफ़ी पहले दिख रही थी। लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर को करीब से जानने वाले अंबेडकर नगर के कार्यकर्ताओं को असलियत मालूम होगी कि स्वाभिभक्ति में डूबे रहने वाले इन दोनों में इतना साहस कहाँ था। 2 बार जून का महीना बसपा के कद्दारों के लिए आफत का रहा। सामंती सोच और बहुजन वैचारिकी को तिलांजलि दे चुकी बहन जी ने जून में ही बड़ों को पर कतरे थे। कभी पार्टी के दूसरे नंबर के ओबीसी नेता एसपी मौर्य, पार्टी महासचिव और पार्टी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहने के बाद जून 2016 में एसपी मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ओबीसी मुद्दों और हिंदू धर्म की बुराइयों पर कम बोलो, क्षेत्र में कम निकलो, आरक्षण मुद्दे पर मत बोलो आदि आदि। 1996 से 20 साल तक लगातार पार्टी के प्रति वफादार रहने वाले ओबीसी का इस नेता की ऐसी दुर्गति हुई कि आज तक वो पुराने गौरव को करीब से देख नहीं पाया और उन्हें बाध्य होकर कहना पड़ा कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी है। और आज वो फजलगंज से चुनाव हारकर सपा में राजनीति करने लग गए हैं। अब आइए थोड़ा प्रारंभ से काशीराम द्वारा अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को 1984 को स्थापित बसपा पे कर्मठ नेताओं के प्रति अगर नज़र डाली जाए और उसकी समीक्षा की जाए
तो बसपा को खड़ा करने में काशीराम की साइकिल यात्रा और वाम सब के जमीनी कार्यकर्ताओं का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। बसपा का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 84 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 लाख के लगभग वोट मिले थे, जो नवंबर 1989 में 60 लाख के करीब पहुंचे और उत्तर प्रदेश से 2 और पंजाब से 1 सांसद चुना गया। यानी बसपा की यात्रा लोकसभा से प्रारंभ हुई, जहां न तो अभी मायावती पहुंची थी, न उनका कोई योगदान था। बसपा की तत्कालीन वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी और जाति भेद पर केंद्रित नारों को देखते हुए CPI-ML के महासचिव विनोद मिश्रा ने कहा था कि ऐसी पार्टियों का अंत कांग्रेस या भाजपा जैसी दक्षिणपंथी पार्टियों में ही होता है। आज उनकी ये बात हकीकत दिखाई पड़ी। उत्तर प्रदेश के 2 सांसदों में एक आजमगढ़ कचहरी के वकील रामकृष्ण यादव भी थे, जिन्हें बसपा की दिशाहीन देखकर जल्द राजनीतिक संन्यास लेना पड़ा। 1973 से वाम सब से जुड़े राज बहादुर बहुजन वैचारिक के मजबूत स्तंभ थे और काशीराम से जुड़े बसपा संस्थापकों में से एक थे। यही कारण रहा कि 1993 में सपा बसपा की ज्वाइंट सरकार में वो समाज कल्याण मंत्री बने। राज बहादुर का संबंध मायावती से बहुत जल्द टूट गया और वो पार्टी से निष्कासित हो गए। टांडा के डॉक्टर मसूद अहमद काशीराम के ज़माने से बसपा में रहे। 1985 से 1993 तक पूर्वी यूपी के प्रभारी भी रहे। 93 की सपा बसपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन जल्द ही मायावती द्वारा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 94 की सदियों की रात में उनको पार्टी से निष्कासित कर रात में उनके सरकारी आवास को खाली करा दिया गया और सामान सड़क पर फेंकवा दिया गया। डॉक्टर मसूद जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता की ऐसी बेइज्जती शायद किसी पार्टी में न हुई हो। डॉक्टर मसूद ने कहा था कि मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काशीराम की विरासत उन्हीं सवर्ण पशुओं के हाथ गिरवी रख दी है, जिनके खिलाफ ये जिंदगी भी भर लड़ते रहे। तब तक पैसे लेकर टिकट देने की मायावती की नीति नहीं थी और जब तक अखबारों की सुर्खियां बनने लगी थी। वहीं पाची समाज से आने वाले RK चौधरी भी बसपा के संस्थापकों में से एक थे और 93 में ज्वाइंट सरकार में मंत्री रहे। मायावती के बेहद कर्मी माने जाने वाले RK चौधरी को कभी बाहर से बसपा से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं था, मगर 2001 में उन्हें फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा और अपमानजनक तरीके से निष्कासन भी कर दिया गया। बाद में 11 साल बाद फिर अप्रैल 13 में वो जरूर बसपा में शामिल हुए, लेकिन बसपा में अपनी वापसी को भूल बताकर पुनः किनारा कर लिया। दीनानाथ भास्कर दो तेज तर्रार नेताओं की में गिनती होती थी। दीनानाथ भास्कर बसपा के शुरुआती नेताओं में से एक थे, जो 93 की ज्वाइंट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, मगर 96 में वो मायावती से बगावत कर अलग हो गए। बाद में सपा से लेकर भाजपा तक की यात्रा की। BHP संस्थापक काशीराम के दाहिने हाथ रहे जंग बहादुर पटेल, सोनेलाल पटेल, राम समुद्र विधानसभा अध्यक्ष रहे दिवंगत बलखुराम वर्मा की कहानी भी कम पीड़ादायक नहीं है। ये सभी BHP के सामंती अकड़ के शिकार हुए। कुछ ने अपनी पार्टियां खड़ी की तो कुछ नेताओं में सम्मिलित हुए। बाबू सिंह कुशवाहा की कहानी अभी भी बहुत हद तक सामने नहीं आ पाई। किसी जमाने में वो एक ऐसे नेता थे जो ये मायावती के माल एवेन्यू आवास में रहकर पार्टी की गतिविधियों को संचालित करते थे और प्रतिदिन पूरे प्रदेश के सांगठनिक गतिविधियों को जानकारी बहन जी को देते रहते। लेकिन इसी बीच सतीश मिश्रा के आने के बाद बसपा के OBC नेताओं की बदकिस्मती शुरू हुई। मायावती की प्राथमिकताएं बदलने लगी। अपने विश्वास स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की शादी में जहां मायावती महज 15 मिनट के लिए पधारी थी, जबकि पार्टी में नए नए आए सतीश मिश्रा की बेटी की शादी में वो 3 बार उनके घर पहुंची और बहुत कम समय में अपनी मां के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करा लिया। ये सतीश मिश्रा की देन थी। सतीश मिश्रा ने अपनी मां के नाम पर शकुंतला विश्वविद्यालय जैसा नाम बनवा लिया। शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले जैसा अनुकरणीय नाम होते हुए बहन जी ने ऐसा मात्र सतीश मिश्रा को खुश करने के लिए किया। इन सब के बावजूद अभी भी सतीश मिश्रा की माल एवेन्यू पर नियंत्रण रखने के रास्ते में बाबू सिंह कांटा बन गए थे। एक दिन राजनीतिक कुचक से 27 सालों से मायावती के करीबी बाबू सिंह लपेट लिए गए और देखते ही देखते 5 चिकित्सा अधिकारी की हत्या हो जाती है। उनमें डॉक्टर सचान की मौत पुलिस हिरासत में हो गई।
उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे सतीश मिश्रा के रिश्तेदार अनंत कुमार मिश्रा अंटू, जिनका इस्तीफा ही अंतदंड रहा। हत्या के एक आरोप में बाबू सिंह का नाम उछाला गया, लेकिन अपुष्ट। NRHM घोटाले का जिन सर पर बैठा दिया गया, तो इस प्रकार बाबू सिंह पर जो मामला केवल घोटाले का चलाया गया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 1991 से बसपा राष्ट्रीय महासचिव रहे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी मायावती के सबसे विश्वास पात्र माने जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि स्वयं प्रसाद मौर्य को किनारे लगाने में सतीश मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है। बसपा खजाने की वृद्धि में उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा। कहा जाता है कि अपनी वसूली का अधिकांश हिस्सा पार्टी फंड में जमा कर देते थे। 1918 में उन्हें भी किनारे लगा दिया गया। उसके बाद कई मुस्लिम नेताओं को पार्टी छोड़ना मजबूरी बन गया। सहारनपुर के लियाकत अली उनसे एक थे। जोनल कोऑर्डिनेटर है दद्दू प्रसाद और जुगल किशोर के पंडित पाठक जानते ही होंगे। तो मायावती के पूरे राजनीतिक कैरियर पर गौर करें तो उनकी संपूर्ण गतिविधियों में सौम्यता और सहजता का भाव रहा है। इसी दौरान जब काशीराम का अंत हो जाता है, तब बहुत कुछ का इंतजाम करने वाले कमलाकांत गौतम का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उन्हें भी इसी साजिश का शिकार होना पड़ा। मनवाद की विरोधी मायावती स्वयं अपने राजनीतिक साथियों और कार्यकर्ताओं से पैर छुआने में कभी परहेज नहीं की। समता और बंधुत्व की कोई भी दृष्टि बहुजन सरोकार से जुड़ी पार्टी में दिखी नहीं। बहुजन मिशन से जुड़े लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भाईचारे का संबंध बनाकर योग्य समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देकर इस पार्टी को दीर्घजीवी बनाया जा सकता था। दलित ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ में भी ताकत थी कि देश की बहुसंख्यक आबादी के मुक्त की उम्मीदों को पूरा किया जा सकता था। लेकिन बहुजन जनाधार की मुख्य जातियों यथा कुर्मी, कोयली, काछी, साग, सैनी, राजभर, यादव, पसमंदा मुसलमानों के नेताओं को एक एक कर किनारे लगा दिया गया। तो बसपा को ध्वस्त करने में स्वयं मायावती का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने किसी भी मजबूत नेता को उभरने नहीं दिया। जिसमें भी संभावनाएं दिखी उसके सर पर अकारण कतर दिए गए। आज एक बार फिर बहुजनों को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां से उनका रास्ता भविष्य की गर्त में है। दलितों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को ना तो मायावती ने अपने कार्यकाल में कभी छुआ और ना ही पुलिस प्रशासन में ऐसे बुनियादी सुधार की ओर बढ़ी। आगे चलकर दलित उत्पीड़न को कम कर सके, पैसे के टिकट वितरण में करीब समर्पित कार्यकर्ताओं के पीछे ढकेल दिया गया और पैसे वालों ने बहुजन झंडे तले सत्ता की कुर्सी थाम ली। तो परिवर्तन में मिशनरी कार्यकर्ताओं का यह भाव हो चुका था। लगभग सभी कद्दावर नेता किनारे लगा दिए गए और बहन जी ने ट्वीट के जरिए राजनीति की नई पारी खेलनी शुरू कर दी। अब उन्हें बहुजन वैचारिकी से कोई लेना देना नहीं। तमाम दलित उत्पीड़न मामलों में उनकी चुप्पी इस अवधारणा को पुख्ता कर रही है कि वो आगामी चुनाव में भाजपा को मदद पहुंचाने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार और बंगाल के चुनाव में उनकी यही रणनीति रही है। ये वह जानती है कि जब अब उनके द्वारा बहुजन की वैचारिकी को रास्ता तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए वो केंद्रीय सत्ता की सहयोगी भूमिका में अपने कुनबे की हिफाजत तक स्वयं को समेट लेने की नीति पर चल रही है। बहुजनों को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। ऐसे में अपनी मुक्ति और हकूक की लड़ाई लड़ने वाले बहुजनों को अलग दिशा अपनानी पड़ रही है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। इसी के चलते अब एक बार फिर मायावती सक्रियता के मूड में है, लेकिन ये कौशल उनका कहाँ तक सफल होता है ये तो खैर आने वाला समय ही बताया गया। तब तक देखते रहिए न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।